स्वतुल मैस्त्री छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ये रहने वाला है आप सभी का वन शॉट मैथ का क्लास। सो हेलो, वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू क्लास में वेलकम है। बेसिकली आज हमारा मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा महा मैराथन क्लास सीरीज अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए, और ये हमारा मैथ का फर्स्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है नंबर सिस्टम, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें हमको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेबल हैं और इम्पोर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन मेन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स टाइप का यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट पुट किया हुआ है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सो ये सब आप एक बार देख लो, पढ़ लो। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसको भी पढ़ लो, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम मेन संख्या पद्धति के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सभी डिफिनेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में इनका कॉन्सेप्ट पता होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर q की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो संख्याएं हैं, जैसे रियल नंबर क्या होता है, और उसके बाद सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑड नंबर जो बोलते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने से पहले इसके क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ मेथड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं इन सभी से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझ में आएंगे और जरूरी भी रहेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको नोट्स दे दिया है यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिए, या फिर आप अभी इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्याएं हैं या फिर क्या नंबर है या फिर कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि आपको इन चारों दिए गए ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा ऑप्शन है या फिर वो कौन सा नंबर है जो अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे हमारा जो पाई है ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे दशमलव या भिन्न के रूप में पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाई। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है या फिर नंबर है वह परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। यहाँ पे दिया गया √4, √3, या फिर 2 प्लस √3, या फिर 5√3। ठीक है, इसमें जो हमारा √2 है, सॉरी √4 है हमारा, वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो √4 है उसको हम लोग 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, और 2 हमारा क्या है, 2 ये हमारा एक परिमेय संख्या है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या फिर कह लें ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम के जो 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका आपको एडिशन बताना है, उन सबको ऐड करोगे तो उसका पूरा का पूरा ओवरऑल एडिशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो मेन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है, या फिर कह लें फॉर्मूला होता है n+1 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा n है वो क्या है, n हमारा 40 है जो कि हमको पहले से दिया गया है। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 40+1, एंड यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीन 820। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला जो है ना 40 ब्रैकेट में 40+1, इसको आप सॉल्व करना और उसके बाद डिवाइड कर देना 2 से। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 820। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है
50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था कुछ दूसरा, इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब आपको बताना है अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, या फिर कह लो कि अभाज्य संख्या आप कैसे पता करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी संख्याएं अभाज्य है कौन सी नहीं। 50 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला नंबर होता है 53, दूसरा नंबर होता है 59, तीसरा नंबर होता है 61, नेक्स्ट नंबर होता है 67, फिर उसके बाद 71, 73, 79, उसके बाद 83। ठीक है, 83। 50 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो यही हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और 83। अब इन सबको क्या कर दो आप, इन सबको आप ऐड कर दो। ठीक है, आपस में जोड़ दो। जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 572। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको एडिशन करने पे यही मिल रहा है या फिर दूसरा कोई नंबर मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको कुछ 30 से 40 सेकंड का मैं आपको यहाँ पे वेट करूँगा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, तब तक आप इसको काउंट कर लो, सबको आप ऐड करो और बताओ 572 आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 572। 50 और 90 के बीच में, मतलब जो हमारा नंबर 50 है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है 90, 50 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका आपको एडिशन बताना है, उनका आपको योग बताना है कितना होगा। ठीक है, वो नंबर कौन कौन सी है, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 एंड 83, और उनका एडिशन है 572। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5, 3, 3, 2, 6, 2, 4 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, अब आपको इन चारों ऑप्शन में से, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं 4, 8, 11 या फिर इनमें से सभी, आपको बताना है ये जो नंबर है वो नीचे दिए गए किस ऑप्शन से विभाजित होगा, या फिर कह लें नीचे दिए गए किस नंबर से विभाजित होगा। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करोगे बेसिकली, इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन होता है या फिर कह लें सोल्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वो किस चीज़ से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें जो हमारे अंतिम 3 नंबर हैं 5, ये जो हमारा नंबर है ना 5, 3, 3, 2, 6, 2, 4। ठीक है, अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना, इन्हीं से हमको पता चलता है ये नंबर किस चीज़ से डिवाइड किए जाएंगे, या फिर इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। चलो इसको ऐड करते हैं सबसे पहले, 6 + 4 10, 10 + 2 12। ठीक है, 12 आ गया। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को। ठीक है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले नंबर से हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप एक बार इसको डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना ये डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 100 तथा 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों द्वारा जो 9 तथा 6 दोनों से न विभाजित हों उनकी कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब आपको बताना है 100 से 200 के बीच में आने वाले जो पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक जो भी हैं, आने वाले पूर्णांक जो भी हैं जो 9 से और 6 दोनों से विभाजित ना हो। ठीक है, 9 से और 6 से जो विभाजित ना हो वो आपको बताना है वो कौन कौन से पूर्णांक हैं, उनकी नंबर कितनी होंगी। ठीक है, जो हमारा इसको सॉल्व करने का मेथड होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम हम लोग निकालेंगे 9 का और 6 का। ठीक है, 9 का और 6 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 18। ठीक है, एलसीएम निकालने आपको अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट एलसीएम का जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, 100 और 200 के बीच में जो भी संख्याएं हैं, 18 से विभाजित संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी होंगी वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, जैसे
कौन कौन सी हैं वो 18 से विभाजित होने वाली संख्याएं 100 और 200 के बीच में। पहली आपकी 108 है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 126 है, फिर उसके बाद 144 है, मैं लिखता जा रहा हूँ 144 है, ठीक है, फिर उसके बाद 162 है, फिर उसके बाद 180 है, फिर उसके बाद 198 है, और टोटल ये कितने नंबर हो गए यहाँ पे आप देख लो, 108, 126, फिर उसके बाद 144, 162, 180 एंड 198। टोटल ये कितने नंबर हो गए, टोटल ये नंबर हो गए 6, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, 6, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड भी लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे आपको जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ चीज़ें न्यू हैं, कुछ चीज़ें यूनिक हैं। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज होगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 3 4 5 3 4 2 6, निम्नलिखित में से किस संख्या से ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है 2 3 9 या फिर इनमें से सभी किससे विभाजित होगी, ठीक है। सो किसी संख्या का अंतिम अंक यदि सम होता है तो वह 2 से विभाजित होती है, तो हम सभी को पता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा नंबर है 3 4 5 3 4 2 6, इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है, इसका जो लास्ट नंबर है वो सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, बिल्कुल 2 से विभाजित हो जाती हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 ही होगा आंसर, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हार्ड है और इसको मैं आपको कॉपी पेन में लिख करके समझाऊंगा तो आप बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड मीन थोड़ा सा इसका लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको इसको कॉपी पेन में लिख करके उसके बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे पहले आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, विभाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है, सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये सब आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो सम प्राकृतिक संख्याओं का जो एडिशन करने का फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है, n+1, ठीक है। अब जो हमारा n है यहाँ पे क्या है, n में भी यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, n हमारा यहाँ पे 68 है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको निकालना है कि कितनी जो है सम प्राकृतिक संख्या है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमारा 68 है ना, 68 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब हमको मिलेगा यहाँ पे 3 एंड 4, 34 मिलेगा। अब ये हमको मिल गया नंबर ऑफ सम संख्याएं। अब हम निकालेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू मिल गई है 34, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है n को 34, उसके बाद 34 + 1, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, 34 × 35 कितना होगा, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यही आपका क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब दिए गए ऑप्शन में से यही आंसर जो मिलेगा ये दिए गए ऑप्शन में से होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लेना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो को अभी पॉज कर लेना क्लास को, और जो भी इसका आंसर है आप उसको फाइंड करिए एंड उसके बाद कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। वो 4 अंक आपको बनाना है कोई भी, और उसका जो मीन बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। सो 4 अंकों की जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है वो हो सकती है यहाँ पे 9 9 9 एंड 9, ठीक है। और इसका जो एडिशन होगा बेसिकली, इसका जो एडिशन होगा
वो होगा 10999। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 103 टाइम 9, ये हमारा करेक्ट है। ये हमारी कौन सी छोटी संख्या है? मतलब 4 अंक की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है और छोटी से छोटी संख्या है वो यही है, 4 टाइम 9, और इसका जो एडिशन है वो क्या है? 103 टाइम 9। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें, मैथ वाले सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भाजक जो होता है मीन भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है वो आपको बताना है। इसका भी फॉर्मूला होता है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सब फॉर्मूला के थ्रू ही अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो, जो हमारा भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल हमारा 16 हो तो हमारा भाज्य क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। क्या क्या लिखनी है? देखो यहाँ पे जो हमारा भागफल है वो कितना है? सो हमारा जो भागफल है बेसिकली वो है 16, और इसका हम लोग भाजक निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो भाजक जो होता है उसको निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, भाजक को हम इस प्रकार निकालते हैं 20 मीन 16 प्लस 16 इंटू 25। ठीक है, दोनों भागफल को हमने ऐड कर दिया, भाजक निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको यहाँ पे मिलता है 400, 400। और जो हमारा शेषफल होता है उसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। शेषफल को निकालने के लिए हम लोग भागफल इंटू शेषफल। ठीक है, भागफल है 16, शेषफल है 5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हमारा 18। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे भाज्य। ठीक है, भाज्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हमको जो भाजक मिला मतलब 400, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भागफल है हमारा 16, उसके बाद उसमें हम लोग प्लस करेंगे क्या? शेषफल है हमारा 80। ठीक है, अब इन तीनों को आप सॉल्व कर दो, मतलब 16 में 80 को आप ऐड कर दो और उसका 400 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आता है आंसर वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है तो 6480 ही इसका करेक्ट आंसर होगा या फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें दी हुई थी, कुछ चीज़ें आपको पता करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल हमारा 60 है तो भाज्य क्या है? तो जो हमारा भाज्य होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाजक हमने निकाला यहाँ से, शेषफल हमने निकाला यहाँ से, और भागफल हमको 16 दिया हुआ था। इन सबको सॉल्व कर दिया, मिल गया हमको आंसर। ठीक है, दो संख्याओं का जो योगफल है 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, दो संख्याओं का जो योगफल है एडिशन है वो 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में आपस में 40 का डिफरेंस है, अंतर है। सो इसके सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक जो है मेथड का यूज़ करते हैं। आपको पता है इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 90 है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है उन दोनों संख्याओं का वो 40 है। तो आपको वो नंबर्स ज्ञात करने हैं बेसिकली। ठीक है, सो पहला समीकरण मानेंगे, दूसरा समीकरण मानेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसमें सोल्यूशन इसका हम लोग निकालते हैं। पहले हमने मान लिया जो x, पहला नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर हमने y मान लिया। इन दोनों का जो एडिशन है वो 90 हो गया और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 40 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया y माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है? 40 है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, सो x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया हूँ 90 और 40 को। अब आप देख रहे हो कुछ चीज़ें यहाँ पे कटेंगी। ठीक है,
प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में क्या हो जाती हैं, कट जाती है, हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2y हो जाएगा एंड 130। अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 130/2 हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइड कर देंगे 130 को 2 से। 130 को हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 65। एक वैल्यू हमको मिल गई। चलो, अब एक वैल्यू हमको मिल गई। अब इसको किसी भी समीकरण में हम लोग इसको क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पे हमने दो समीकरण बनाए थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो, हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले में ही रख दिया, x + 65 = 90। अब हम लोग इसको x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 90 ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो हमको क्या मिल जाएगी, 25। x की वैल्यू हमको 25 मिल गई, y की वैल्यू हमको मिल गई 65। यही तो हमको ये यहाँ पे क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, मीन ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ना वो करेक्ट है, 25 एंड 65। x की वैल्यू कितनी हो गई, 25, y की वैल्यू हो गई 65। ठीक है, सो करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे कुछ और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचे हुए हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। यहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिया है। आगे कुछ और क्वेश्चन है जो कि मैं आप सभी कमेंट्स करेंगे तो पार्ट 2 इसका जब लाऊंगा तो आगे उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। बट उससे पहले आप सभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बार मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इस PDF को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, भाज्यता की जांच किस प्रकार करते हैं, भाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्याएं, ये सभी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसके लिए, नंबर सिस्टम के लिए। और ये नंबर सिस्टम आपके सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो लाभ और हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसका मैं आपको पूरा का पूरा ओवरऑल सोल्यूशन बताने वाला हूँ, विद सॉल्व करके क्वेश्चंस एंड सोल्यूशन दोनों प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, जहाँ पे नीड नहीं होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, आपको हिंट दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। सो ये हमारा मैथ का क्लास फॉर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए महा मैराथन क्लास में आप सभी का वेलकम है। ठीक है, और सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत बताना है, और चैप्टर का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। सो आपको इस चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न समझना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और प्लेलिस्ट को आप चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस और भी जो क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर महा मैराथन क्लासेस वो आपको ऐड कर दिए गए हैं, वो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपने इन क्वेश्चन को, कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जिसमें आपको वैल्यू नहीं दिया रहता है, कुछ वैल्यू को आपको मानना पड़ता है, माना x की वैल्यू इतनी है, माना इसकी वैल्यू y है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वही मेथड आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो c है। ठीक है, मान लिया क्रय मूल्य c है एंड जो उसका विक्रय मूल्य है वो s है। ठीक है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने यस मान लिया, और जो उसका खरीदने का प्राइस है उसको हमने सी मान लिया। ठीक है, अब इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोला गया 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 सी लिख सकते हैं। सी को हमने क्या माना है, सी को हमने माना है प्राइस, क्रय मूल्य माना है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब वो खरीदने वाला प्राइस। सो 24 सी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कितने वस्तुओं को पूछा गया है, 24 वस्तुओं का, और इसको इक्वल किया गया है कितने वस्तुओं के बराबर, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। सो 18 यस लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी इतना आपको पहले समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताना। 24C = 18S कैसे हुआ, क्वेश्चन फिर से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा गया है यदि 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, दो पार्ट है क्वेश्चन में, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
ठीक है, बराबर है। सबसे पहले चलो मैंने बराबर का यहाँ पे सिंबल लगा दिया। अब हमने क्या है, क्रय मूल्य को सी के द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है, सी मतलब क्रय और एस मतलब सेलिंग, विक्रय। ठीक है, अब जो हमारा विक्रय है उसको हमने यस से प्रेजेंट कर दिया, उसको हमने यस मान लिया। जो विक्रय मूल्य है उसको हमने यस मान लिया, क्रय मूल्य को सी मान लिया। सो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 24 इंटू सी हो गया क्रय मूल्य। उसके बाद 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इक्वल टू 18 इंटू यस। ठीक है, अभी आपको कुछ और भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, सी बाई एस लिख सकते हैं कि नहीं, आप मुझे बताना। सी बाई एस लिख सकते हैं या नहीं, 18 इंटू 24 लिख सकते हैं या नहीं। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, सी बाई एस लिख सकते हैं एंड 18/24 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसको क्या करो, इसमें किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, इसी टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 24 इंटू सी हो जाएगा, एस इंटू 18 हो जाएगा, 18s 24c। अब इसको हम लोग कट बिट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आप ये बताओ। इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो 6 3 18 एंड 6 चौको 24। ठीक है, सो 3/4 आ सकता है या फिर नहीं। सो अगर हमको इसका लाभ का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, लाभ का परसेंटेज अगर हमको निकालना है, सो कितना परसेंट आएगा। अब इसी को 3/4 को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में। सो ये आएगा समथिंग 33 अराउंड। ठीक है, 33% के अराउंड आएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया है। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, 33%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ लेना अगर नहीं क्लियर है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को हमने सी मान लिया और विक्रय मूल्य को हमने यस मान लिया। ठीक है, यस मान लिया। सो जो हमारा क्रय मूल्य हो गया उसको हम 24C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो विक्रय मूल्य है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 ना, तो 18S लिख सकते हैं। उन दोनों के बराबर है तो हमने यही लिख दिया बराबर, C/S कर दिया। ठीक है, तो 18/24 लिख सकते हैं, 3/4 उसको डिवाइड करने पे मिलता है। उसके बाद वही हमारा परसेंटेज निकाल लिया, आंसर आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगर आप सभी को क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया। टाइम लगा है मुझे पता है, बट मैंने एक एक डाउट को आपको सॉल्व करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घड़ी है उसको 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस वो हो गया है, करेक्ट हो गया है, मीन टाइपिंग का थोड़ा सा इशू है। सो ये क्वेश्चन ये है, आप इसको समझना। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे है, उतना ही लाभ होता है जितना जितना की जितना कि घड़ी को 650 रुपये में बेचने पे हानि होता है। ठीक है, अब घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अगर उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा तो मैं एक बार और पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्वेश्चन को। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर, ठीक है, उतना ही लाभ होता है जितना कि घड़ी को 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। अब घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। ठीक है, सो मान लिया जो घड़ी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, क्रय मूल्य को हमने मान लिया घड़ी का क्रय मूल्य है C। ठीक है, चलो मान लिया हमने घड़ी का क्रय मूल्य है C। अब हम क्या कर सकते हैं, घड़ी को 820 रुपये में हमने बेचने पर जितना लाभ होता है, तो चलो सबसे पहले तो ये इतना लिख लेते हैं, 820 माइनस C, ठीक है, इक्वल टू C माइनस 650। ये हम लिख सकते हैं या फिर नहीं, ये समीकरण बना सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एक घड़ी को हम लोग क्या करते हैं, 820 रुपये में बेचने पे जितना हमको क्या होता है, 820 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या किया, 820 में से यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे क्रय मूल्य में से जो उसका 650 में से बेचने पे वो वाला भी हमने यहाँ पे कर दिया माइनस। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 820 है
ठीक है, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 820 प्लस 650, और यहाँ पे सी प्लस में है, यहाँ पे भी सी इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा ना 1740, इनको हम ऐड करेंगे तो 1740 आएगा, और यहाँ पे 2C हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमको पता है जो हमारा 1740 है, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा जब हम C की वैल्यू को निकालेंगे। अब C की वैल्यू को हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 735 आ जाएगा। ठीक है, 735 आ गया। सो जो घड़ी का एक्चुअल प्राइस है, घड़ी का क्रय मूल्य है, वो क्या है, वो 735 है। करेक्ट आंसर इज 735। समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि हम एक घड़ी को 820 रुपये में बेचते हैं तो हमको उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पे हमको हानि होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट और नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4th नंबर दिया गया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, जो उसका सेलिंग प्राइस है उसमें 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। आप इस तरीके से समझो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके प्राइस में 15% डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है, कमी कर दी जाती है, तो जो उस वस्तु की बिक्री है वो 20% से वृद्धि हो जाती है, 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, 20% ज़्यादा वो प्रोडक्ट हमारा सेल होता है। ठीक है, सो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है, सॉल्व करना है। क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 15% का डिस्काउंट दिया है, और जैसे ही हमने 15% का डिस्काउंट दिया प्रोडक्ट पे, सो उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो 20% इंक्रीज हो गई, 20% ज़्यादा वो प्रोडक्ट सेल हुआ। सो हमें बताना है कि जो उसका विक्रय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ा, कम हुआ है, वृद्धि हुआ है, सेल क्या हुआ है। ठीक है, सो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि विक्रय मूल्य जो होता है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। विक्रय मूल्य को निकालने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे विक्रय मूल्य इक्वल टू मूल्य मतलब एक्चुअल प्राइस, एंड उसके बाद मात्रा क्वांटिटी। ठीक है, सो इस प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे। सो देखो, जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में 15% की कमी की गई। ठीक है, कितने परसेंट की कमी की गई, 15% की कमी की गई। ठीक है, सो जो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस मतलब जो नया मूल्य हुआ, जो नया मूल्य हुआ वो कितना हो गया, 15% की कमी की गई है तो नया मूल्य होगा कितना परसेंट, 85% हो गया। और 20% की वृद्धि हुई है मतलब नई मात्रा कितनी हो गई, 120% हो गई। ठीक है, नई मात्रा हो गई 120%। क्यों 120% हो गई, क्योंकि जो सेलिंग था ना उसमें 20% की वृद्धि हुई है। सेलिंग में 20% की वृद्धि होने के बाद 120% इसका जो मीन क्वांटिटी था वो हो गया 120%। ये क्या था, ये हमारा था एक्चुअल मूल्य में 15% की कमी की गई, सो हमारा जो वैल्यू है वो 85% हो गया एक्चुअल। ठीक है, और जो वृद्धि है 20% की हुई तो नई क्वांटिटी हमारी 120% हो गई। अब हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। सो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.85 इंटू 1.20। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये एबव आएगा 1.20 के। ठीक है, इसके नियर अबाउट आएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नियर अबाउट 2% होगा। ठीक है, 2% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 2% का इंक्रीमेंट हुआ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा इजी भी है। सो इसको आप देखोगे, इसका सोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फीडबैक में आपके कोई भी डाउट रहते हैं ना तो आप उसको ज़रूर से पुट करना। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो उसको आप बता देना, मैं आपको ग्रुप में उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा।
एक एक पॉइंट लिख करके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में बाई की खरीदी, ठीक है, और उसकी मरम्मत पे उसने 200 रुपये खर्च किया। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, उसको कितने परसेंट की लाभ हुई ये आपको बताना है। अब एक पर्सन था, उसने क्या किया, एक टाइप की जो मशीन है उसको 1200 रुपये में बाई किया, ठीक है, 1200 रुपये में ख़रीदा उसने, 200 रुपये में उसमें मरम्मत कराया, उसको ठीक करवाया, और उसके बाद उसी को उसने 1680 रुपये में बेच दिया। अब उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस को मैं लिख देता हूँ AP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो एक्चुअल प्राइस 1200 में ही खरीदा ना उसने। अब टोटल प्राइस हम निकाल लेते हैं। टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे, 1200, 200 रुपये उसने मरम्मत में जो है इस मशीन को मरम्मत कराने के लिए दिया। सो इस टाइप का जो प्राइस हो गया टोटल वो हो गया हमारा 1400, ठीक है। अब लाभ निकालना है हमको। सो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे उसके लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ का यही फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल देना, ठीक है। सो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यहाँ पे है 1680 रुपये में उसने बेचा था। क्रय मूल्य टोटल क्या हो गया, क्रय मूल्य टोटल हो गया 1400 रुपये, ठीक है। अब 1400 में से मीन 1680 में से 1400 जब माइनस किया तो आ गया 280, ठीक है। अब लाभ परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, लाभ परसेंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ये 1400 का, पहले सबसे पहले 1400 का कितना हम निकालेंगे, 1400 का जो 10% अगर हमने निकाल लिया तो 1400 का 10% कितना होगा, 140 होगा, ठीक है। 20% कितना हुआ, 280, ठीक है। 280 यहाँ पे आया हमारा आंसर। तो टोटल कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। करेक्ट आंसर इज 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इजी है, कोई डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 100 जो संतरे हैं 350 रुपये में खरीदे गए हैं तथा 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या फिर हानि बताना है कि उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लाभ हुआ है, वो भी परसेंटेज में आपको बताना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 100 जो संतरे हैं ऑरेंज हैं उसको 350 रुपये में खरीदा गया है, 350 रुपीज़ में उसको बाई किया गया है और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसको सेल किया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 वस्तुएं होती हैं, आपको पता है, ठीक है। सो 12 संतरों का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 12 संतरा जो है वो 48 रुपये में, यहाँ पे क्या बोला गया है, दर्जन की दर से, ठीक है। तो 12 संतरे का जो मेन प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 48 हो गया, 48 रुपीज़। चलो मैं रुपीज़ भी लिख दे रहा हूँ। अब अगर एक संतरे का प्राइस हम निकालते हैं तो 12 को 48 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। एक संतरे का जो प्राइस है वो 4 रुपये हो गया, ठीक है। अब 100 जो संतरे हैं, 100 संतरे जो हैं उनका विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, 100 का जो विक्रय मूल्य निकालेंगे, मतलब 100 संतरे को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 450 रुपये हो गया टोटल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 100 संतरे, जो 100 संतरे थे उसको 350 रुपये में खरीदा गया तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसको बेच दिया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक दर्जन होता है उसमें 12 संतरे होते हैं, या फिर कह लें कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। सो एक दर्जन संतरे में 12 संतरे और उसका प्राइस 48 रुपये, तो एक संतरे का प्राइस 4 रुपये हो गया, हमने ये निकाला। अब देखो टोटल उसने कितना 100 संतरे उसने क्या किए थे, खरीदे थे, तो 100 संतरे का प्राइस हमने निकाल लिया, टोटल 400 हो गया, 400 रुपये, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको लाभ निकालना है, ठीक है। सो लाभ के लिए हम लोगों को पता है क्या करना है हमको,
जो ये वाला 400 है, ठीक है, मतलब प्रति दर्जन वाला जो प्राइस है उसमें से जो उसने 100 संतरे को बाई किया था उस प्राइस को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस हमने कर दिया, कितना मिला हमको, 50 रुपीज़ मिला, ठीक है। अब 50 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। सो ये ओवरऑल आएगा 14% लाभ। करेक्ट आंसर हमारा होगा 14% लाभ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 14% की उसकी 14% को उसको लाभ हुआ था 14% का, ठीक है। सो ओवरऑल ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सॉल्व करने में इंटरेस्ट आया होगा, और कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपने वो भी हमारे साथ शेयर कर दिया होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो प्लेलिस्ट बनाया गया आप उसको चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, डेली के क्लासेस। एंड क्लासेस जो है आपके 7:30 PM डेली इवनिंग, ठीक है, डेली इवनिंग 7:30 PM में आप सभी को वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाया जाता है, आपको पता है। एंड व्हाट्सअप का जो चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप का जो चैनल है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो सभी के लिए सिक्योर है, उसमें कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अदर पर्सन उसका नंबर नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता है, ठीक है। सो प्राइवेसी रीजन से अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होते हैं तो आप व्हाट्सएप के जो चैनल हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए प्राइवेसी रीजन से ही बनाया गया है, जहाँ पे कोई भी किसी का नंबर ना देख सकता है ना उनको मैसेज कर सकता है, ठीक है। कोई भी इशू वहाँ पे नहीं होगा। स्टडी मटेरियल्स और नोट्स सभी चीज़ें वहाँ पे आपको शेयर किए जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो जीके की जो प्रिपरेशन है वो ग्रुप में ही की जा रही है, उससे रिलेटेड भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अपने दोस्तों को अगर आपने नहीं बताया है फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सो 30 सितंबर अभी तक का जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का वो है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते। सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। एंड बेसिकली ये हमारा अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का मैथ का क्लास होने वाला है। ये हमारा मे बी 4th नंबर मैथ का क्लास रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 मैथ के क्लासेस अटेंड किए थे, और उसमें आपको अलग अलग टॉपिक के जो चैप्टर थे, चैप्टर बेसिस पे टॉपिक वाइज आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। सभी चैप्टर के नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए थे। सो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 होने वाला है बेसिकली, ठीक है। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बट फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज थे, बहुत सारे डाउट्स थे, इसीलिए मैंने आपको इसका एक और पार्ट लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारा कोई भी जो वस्तु है उसको हम लोग 45 रुपए में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर हम उसी वस्तु को 20% लाभ पर अगर हम बेचना चाहते हैं, 20% लाभ हम लोग उसको सेल करके अगर पाना चाहते हैं, तो हमको उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आपने क्रैक कर लिया, क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, तो आप उसका जो आंसर है, उसका जो सोल्यूशन है वो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। आपको देखो इसमें कहा क्या जा रहा है कि अगर हमारा क्या है, 45 रुपये सेलिंग प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, तो हम अगर 45 रुपये में उसको सेल कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 10% का हमको लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है अगर हम 45 रुपये के सेलिंग प्राइस पे उसको बेच रहे हैं तो। बट हम चाहते हैं कि हम 20% का प्रॉफिट लें, ठीक है। तो 20% का अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हम क्या रखें, जो न्यू हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए कि हमको 20% का लाभ मिले, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, पहले आप उसको समझिए, उसको लिखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20% लाभ है, चलो मैं यहाँ पे लाभ को मैं पी से, पी फॉर प्रॉफिट, यहाँ पे आप लिख देता हूँ मैं 20%। एंड उसके बाद 10% हानि, हानि को मैं लॉस में लिख देता हूँ, लॉस, लॉस को हम क्या लिखेंगे, लॉस को 10% यहाँ पे। अभी और भी इसमें कुछ करना रहेगा थोड़ा बहुत। और जो इसका एक्चुअल प्राइस है ना,
एक्चुअल प्राइस, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमको दिया गया है एक्चुअल प्राइस, PRICE। सो जो हमारा एक्चुअल प्राइस है वो है 45 रुपीज़ जो हमको दिया गया है। अब प्रॉफिट हम जो लेना चाहते हैं, मार्जिन, वो 20% का हम गेन करना चाहते हैं, लॉस हमको 10% का हो रहा है जब हम एक्चुअल प्राइस 45 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको क्या करना है, 20% लाभ पे हमको सेल करना है प्रोडक्ट, ठीक है, 20% लाभ पे हमको क्या करना है, सेल करना है। 20% लाभ पे अगर हमको बेचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमको करना ये है, उसका हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। सो 20% लाभ पे अगर हमको जो है प्रोडक्ट सेल करना है तो 20% लाभ पे बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल मूल्य, मतलब जो हमको पहले से प्राइस दिया गया है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 100 प्लस जो हमारा यहाँ पे दिया गया है हमको लॉस, वो लिखेंगे, ठीक है। एंड जो हमारा ये दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं वो लिखेंगे 100 प्लस P। एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 100, एंड उसके बाद प्लस जो हमारा लॉस हो रहा है उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो देखो जो हमको लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो मतलब हमारा जो यहाँ पे सिंबल होगा ये माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ये माइनस में हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम माइनस में यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, अगर हमको माइनस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। तो देखो यहाँ पे 45 हो जाएगा एक्चुअल प्राइस, उसके बाद 100, ठीक है, प्लस 20, 20% हम क्या कर रहे हैं, 20% हमको उस पर लाभ कमाना है। अब हमको नीचे क्या ऐड करना है, नीचे हम ऐड करेंगे अपना 100 में से माइनस करेंगे 10, क्योंकि हमको 10% का यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का हमको हानि हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन का कार्य करना है केवल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 120 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 90। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा, ठीक है, 60 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस। अगर हम इसका एक्चुअल प्राइस जो प्रोडक्ट है ना, अगर उसका हम लोग एक्चुअल प्राइस 60 रुपये कर देते हैं तो हमको 20% का लाभ मिलेगा अगर एक प्रोडक्ट सेल होगा तो। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है 60। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज आपको करा दे रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 45 रुपीज़, जब हम लोग उसको 45 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं तो हमको 10% का लॉस हो रहा है। अगर हम चाहते हैं उसी प्रोडक्ट पे 20% का मार्जिन, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो हमको उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है क्या करना होगा कि हमको 20% का उस पर लाभ मिले। तो देखो 20% का अगर हमको लाभ उस पर बेचना है, 20% लाभ पे हमको बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो उसके लिए हम एक्चुअल जो प्राइस होता है उसमें सबसे पहले हम उसका लाभ ऐड कर देंगे, लाभ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे जितनी हमको उससे लॉस हो रही थी पहले वाले प्राइस पे, जितने परसेंट का, 100 में से हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। तो ये हम सॉल्व कर दिए और हमारा जो आंसर है वो 60 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो भी थोड़ा जो है नेक्स्ट टाइप का है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना कि यदि जो हमारा कोई प्रोडक्ट है ना, उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, जो उसका सेलिंग प्राइस है उसके जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला प्राइस उसका, ठीक है, बाइंग प्राइस, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके बाइंग प्राइस का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ परसेंटेज क्या होगा।
सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये समझो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है बेसिकली। सो मान लिया जो वस्तु का हमारा क्रय मूल्य है वो क्या है, मान लिया हमने कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो यक्स है। ठीक है, यक्स रुपए है। इसलिए जो वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा वो हमको सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हम फाइंड करेंगे। तो क्रय मूल्य तो हम लोगों ने x मान लिया, विक्रय मूल्य को हम कैसे फाइंड करेंगे, विक्रय मूल्य को हम लोग फाइंड करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई x। ऐसा हमने क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसका जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। ठीक है, 3/2 गुना है। सो बहुत सिंपल सा आपको यही चीज़ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर मान लिया हमने जो प्रोडक्ट है उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, x है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो 3/2x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, और प्रीवियस क्लासेस में आप सभी के कमेंट्स थे कि सूत्र के साथ थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। सो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकालने का ये क्या है, ये फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। लाभ, सबसे पहले लाभ मिलेगा, उसके बाद उसको हम लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। सो विक्रय मूल्य क्या है, 3/2x माइनस यक्स। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा x/2। ठीक है, ये हमको मिलेगा यहाँ पे x/2। एंड हम लोग इसका जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, सो आप सभी को पता है लाभ परसेंटेज निकालने का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। लाभ परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लाभ होता है इंटू 100, एंड उसके बाद उसको हम लोग डिवाइड करते हैं क्रय मूल्य से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हमारा लाभ है वो है x/2, उसके बाद इंटू 100। अब इस पूरे को हम लोग डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य है x, और ये जो हमारा होगा टोटल x से डिवाइड हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, 50%। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य है x, विक्रय मूल्य हो गया 3/2x, एंड लाभ हम लोगों ने निकालने के लिए क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद 3/2x माइनस x किया तो हमको मिलता है यहाँ पे x/2। एंड इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमको सूत्र होता है लाभ प्रतिशत निकालने का, लाभ इंटू 100, एंड उसको डिवाइड किया जाता है क्रय मूल्य से। तो x/2 इंटू 100, एंड क्रय मूल्य इसका x है, x से डिवाइड किया, x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्योंकि आप जानते हो x का भी एक यहाँ पे हर होगा। ठीक है, तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। 100/2 मतलब 50%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। लाभ प्रतिशत कितना होगा हमको मिला, 50% का हमको लाभ प्रतिशत देखने को मिलेगा। एंड थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सभी जो क्वेश्चन है वो यूनिक आपके लिए ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई जो हानि है वो 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपको फाइंड करना है, वो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वैल्यू है, प्रोडक्ट को जो खरीदने वाला वैल्यू है वो आपको नहीं बताया जा रहा है, प्राइस नहीं बताया जा रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि वस्तु को 560 रुपये में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उससे जो हानि होती है वो 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। ठीक है, सो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो आपको फाइंड करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो x है। ठीक है,
सो मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट ना रहे। सो माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x रुपये है, ठीक है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x माइनस 560 एंड उसमें से भी माइनस हम करेंगे 720 माइनस x एंड उसको हम लोग इक्वल कर देंगे 50। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया गया है कि यदि हम लोग जो वस्तु का जो मेन प्राइस है, मतलब वस्तु को अगर हम लोग 560 रुपये में बेचने से जो हमको हानि होती है वो 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से भी 50 रुपये अधिक है। सो यही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 560 माइनस 720 एंड जब यहाँ पे देखो कोष्टक के पहले माइनस रहता है तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो सभी बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर प्लस है तो ये माइनस में हो गया एंड ये माइनस है तो ये प्लस x हो जाएगा एंड यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं इसको कैसे हल करना है, हमको सॉल्व करना है। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे दोनों x मिल के 2x हो जाएंगे एंड उसके बाद हमारा 50 हो जाएगा एंड माइनस माइनस से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेसिकली ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, जब उस साइड जाएगा आपका तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये 1280 आएगा, ठीक है। 560 और 720 को अगर आप ऐड करोगे तो वो 1280 आएगा। सो x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले 1280, 1280 एंड 50 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1330 एंड जो हमारा x के साथ 2 इंट्रो में था ये हमको क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड के साथ आ जाएगा और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको ये आंसर क्या मिलेगा, जब 1330 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमको ये 665 मिलेगा, ठीक है। सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो 665 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, 665 रुपीज़। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, सोल्यूशन आई होप आपको बेटर तरीके से मैंने समझाया है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें लिख के समझाई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या माना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, x माइनस 560 एंड उसमें से भी माइनस करके हमने क्या किया, 720 में से भी माइनस किया है और आपको बोला गया है 50 रुपये लाभ से अधिक है, तो इक्वल टू 50 कर दिया है एंड उसके बाद पूरा का पूरा हमने वो सॉल्व कर दिया एंड इसका जो है आंसर हमको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो इस प्रकार हम लोगों ने इसका जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी ड्रॉप करिएगा, आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बताइएगा एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। क्वेश्चन हमारा है, कोई जो व्यक्ति है ना वो एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है, सेल करता है, तो उसे 20% की हानि होती है, लॉस होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु कितने रुपए में सेल करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका सेम समथिंग सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था ना, सेकंड नहीं फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे है, उसी के कॉन्सेप्ट पे है, पैटर्न उसका सेम ही रहने वाला है। आप सभी ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आपको पता है क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं बेसिकली। सो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 480 इंटू 100 माइनस 20। अब ये हमने यहाँ पे 100 माइनस 20 क्यों किया, क्योंकि उसे 20% की हानि हो रही है, इसीलिए हमने उसमें से 20 को माइनस किया है एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 600। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको इतना आप सॉल्व कर लेना, आपको मिलेगा 600 एंड अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको 30% उसको क्या करना है, लाभ लाभ पे सेल करना है उसको, तो हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 30% लाभ वाला विक्रय मूल्य सबसे पहले हमको निकालना है। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे 30% लाभ वाला विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य हम लोग अगर निकालेंगे 30% हमको लाभ पे क्या विक्रय मूल्य हमको रखना है सेल करने के लिए, तो हम 600 इंटू 100 + 30, 100 + 30 हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना है 30% लाभ पे करना है। ठीक है, तो 30% लाभ के लिए हम लोगों ने 100 + 30 किया एंड डिवाइडेड बाई 100। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बाकी मैं नेक्स्ट स्टेप लिख ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इसका है 780 आएगा सॉल्व करने पे पूरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा 780। करेक्ट आंसर क्या होगा 780 रुपये होगा। सो उस वस्तु को कितने में इसको सेल करना पड़ेगा, उस वस्तु को उस व्यक्ति को 780 रुपये में सेल करना पड़ेगा, तब जाकर उसको 30% रुपये का क्या होगा लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। आज का जो क्लास था उसमें मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे थे और 2 थोड़े अलग अलग टाइप के थे। इसका पार्ट 3 अगर आप बोलोगे तो मैं पार्ट 3 भी ला दूंगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन और आपके लिए ऐड कर दूंगा एंड उसको भी सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। एंड रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में एक्सेस करके। वेलकम एवरीवन। आज का जो क्लास है बेसिकली वो मैथ का क्लास होने वाला है आप सभी के लिए, अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। और आज का जो मैथ का क्लास है मे बी ये 4th नंबर हमारा लेक्चर होने वाला है। और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। इससे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और आपका भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो इस चैप्टर के प्रति लगाव है, इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मुझे पता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी वॉइस सभी चीज़ें क्लियर शो हो रही हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से मेरी वॉइस आ रही है या फिर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एंड इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको तब तक रिपीट करूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, यदि x - y जो है वो w + z से और 6 से, ठीक है, तथा x + y w - z से और 3 से कम हो, तो आपको फाइंड करना है x - w का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझा है तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन को मिस किया तो आप उसका सोल्यूशन भी मिस कर लोगे। सो देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको एक यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया है। सो यहाँ पे बोला गया है यदि x माइनस जो y है वो w + z से और 6 से अधिक है, मतलब जो x - y का वैल्यू है वो इन दोनों से ज़्यादा है, और जो x + y का वैल्यू है वो w - z से और 3 की वैल्यू से कम है। इन दोनों से x - y की जो वैल्यू है वो w + z और 6 से अधिक है, और x + y की जो वैल्यू है वो w - z और 3 से कम है। सो हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में जो x है और जो w है उसकी वैल्यू क्या है वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समीकरण, इक्वेशन, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है, आपका टॉपिक का नाम ही है इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन के थ्रू ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो 2 इक्वेशन हमको दिया गया है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, x - y इक्वल टू, ठीक है, x - y इक्वल टू w + z एंड उसके बाद +6। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड उसके बाद सेकेंड हमको क्या दिया गया इक्वेशन, x + y इक्वल टू w - z, उसके बाद -3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। 2 समीकरण हमको दिए गए हैं, ये क्या है, ये हमको पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 समीकरण हमको दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है, हमको ये दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है x - w की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है।
ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों जो समीकरण है ना, दोनों जैसे देखो इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो समीकरण है, दोनों का जो साइड है वो क्या है, ये हमारा LHS है एंड ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। LHS का जो पार्ट है वो LHS में ऐड करेंगे, जो RHS का पार्ट है वो RHS में ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो कैसे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा है x माइनस वाई, उसके बाद प्लस x प्लस वाई। कैसे हमने ऐड किया, LHS का जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो दो पार्ट है समीकरण का x माइनस वाई, एक पहला समीकरण में LHS है हमारा x माइनस वाई एंड दूसरे समीकरण में जो LHS है वो है x प्लस वाई। दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया, बीच में देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अब हमने क्या किया, इक्वल है दोनों के लिए तो इक्वल का हमने बेस लगा दिया यहाँ पे साइन। उसके बाद देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको जो RHS में दिया गया है उसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, उनको भी हमको ऐड करना है, आपस में दोनों को ऐड करना है ना, तो हम लोग इस प्रकार ही ऐड करते हैं। सो W प्लस जेड प्लस 6। ठीक है, W प्लस जेड प्लस 6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट जो है वो ओपन होता है तो यही तो हम लिखेंगे W प्लस जेड प्लस 6। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करना है तो प्लस का सिंबल एंड उसके बाद सेकंड समीकरण में, सेकंड इक्वेशन में जो हमको दिया गया RHS में वो हम लिखेंगे W माइनस जेड माइनस 3। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको लिख दिया है और अभी तक हम लोग क्या जा रहे हैं, अब अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी अगर आपका आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया गया है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने का मतलब क्या है, ओपन करने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग अब खोलेंगे। ठीक है, जो कट हो रहा है वैल्यू उसको हम कट करेंगे, जो ऐड हो रहा है वैल्यू उसको हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल सा फॉर्म है, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करेंगे, जो सेम है हमारा साइन वहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे देखो यक्स माइनस वाई है एंड यक्स प्लस वाई है। सो आप सभी को पता है माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा का क्या है हमको, यहाँ पे बचा हमको केवल यक्स एंड यक्स। सो एक यक्स यहाँ पे दूसरा यक्स यहाँ पे, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाता है 2x। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसी स्टेप में उसको कट कर दिया तो आप उतना तो आप समझ जाओगे, उतना कोई इशू नहीं है। एंड जो सेकेंड वाला जो हमारा ब्रैकेट है ना, उसमें आप देखो क्या कटने वाला है। सेकेंड वाले ब्रैकेट में कट हो रहा है जेड प्लस में है और जेड यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को क्या कर देगा, कट कर देगा, आपस में ये कट हो जाते हैं। ठीक है, एंड कट होकर के ये जीरो हो जाते हैं एक्चुअल में। फिर हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमको W है, ये भी W प्लस में है। सो W जो प्लस में है वो 2W हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस 6 है और यहाँ पे माइनस 6 है, मतलब 6 में से हमको 3 को माइनस करना है। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमको 2 कॉमन मिल रहा है, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा यहाँ पे। सो एक स्टेप मैं आपको और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी हम क्या कर लेते हैं, ये जो W वाला पार्ट है ना उसको हम लोग LHS साइड में ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2x है एंड W जो हमारा इस साइड आएगा तो ये यहाँ पे प्लस में था तो ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा जब LHS में आएगा। एंड उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिख देते हैं। अब हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है दोनों में है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे एंड x माइनस वाई ब्रैकेट में लिख के इसको 3 लिख देंगे। ठीक है, आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप इसको चेक कर लेना इधर। सो यहाँ पे देखो x माइनस डब्लू इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर नहीं, आप बताओ। आप, मैं लिख सकता हूँ इसको या फिर नहीं ऐसा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड उसके बाद जो है अगर 3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है हमको रिसीव होता है, यहाँ पे होता है 1.5। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन पढ़िए फिर से, क्वेश्चन एक बार फिर आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, x माइनस डब्ल्यू का वैल्यू। यहाँ पे देखो x माइनस डब्ल्यू का वैल्यू क्या आया है 1.5। सो करेक्ट आंसर इज 1.5। आपको एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड में, लेकिन
यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारा x माइनस वाई है वो क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, w प्लस जेड के एंड प्लस 6 से वो अधिक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा x प्लस वाई है वो w माइनस जेड से एंड 3 से वो क्या है, कम है। ठीक है, सो हमने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया एंड इसको क्या है, सेकेंड इक्वेशन बना दिया एंड इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया LHS एंड RHS में। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, किसके लिए, हमको इक्वेशन बनाना है। क्यों इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमको x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जब इक्वेशन बनाया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई जो है हमारा माइनस में है एंड प्लस में है, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। केवल हमको यहाँ पे क्या बचा, केवल हमको यहाँ पे x बचा, यहाँ पे एक x, यहाँ पे दूसरा x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x। फिर उसके बाद RHS साइड जो है वहाँ पे देखो हमारा z कट हो रहा है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये कट हो जाएंगे। w जो है दोनों w ऐड होकर के 2w एंड उसके बाद 6 में से -3 हो जाएगा तो 3। फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया जो कि आया है 1.5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1.5। सबको समझ में आ गया है आपको तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देना, जल्दी से ड्रॉप कर देना कि मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, बस आपको फीडबैक जो है वो सभी क्लासेस में देना है, क्लास से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 3 संख्याओं में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, अब इनका जो एवरेज है अगर 170 है, 170 है, तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी उन तीनों में। ठीक है, सो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ चलो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं थर्ड नंबर को। क्यों हम लोग थर्ड नंबर को लिखेंगे, मतलब तीसरी संख्या को हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई जो है आपको कंडीशन नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहली संख्या के लिए कंडीशन दिया गया है कि वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या के लिए कंडीशन दिया गया है कि वो तीसरी संख्या के लिए की 4 गुनी है, बट तीसरी संख्या के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। सो हम तीसरी संख्या को क्या मानते हैं, तीसरी संख्या को हम लोग कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, सो मान लिया हमारा क्या है, ये तीसरी संख्या जो है वो क्या है, z है। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझना, और तीसरी संख्या हमको क्या मिल गया, z मिल गया। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं, मान लेते हैं हमारा दूसरा संख्या क्या है। देखो दूसरा संख्या हमको क्या बताया गया है, दूसरी संख्या तीसरी जो है, दूसरी संख्या की जो हमारी दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। मतलब जो दूसरा संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी, मतलब अगर तीसरी संख्या z है तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4z हो जाएगी। अभी देखो आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर दूसरी संख्या हमारी 4z है, 4z है, तो दूसरी संख्या जो हमारी पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी, पहली संख्या 2 गुनी है। ठीक है, सो 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है यहाँ पे देखो। सो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 4z, 3 इंटू 4z करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12z। सो अभी हमको सब नंबर मिल गया है, सभी नंबर हमको मिल गया है। ठीक है, सभी नंबर हमको मिल गया है। तीसरी संख्या क्या है, z है मान लिया हमने, दूसरी संख्या क्या है, 4 गुनी है तीसरी संख्या की, तो वो 4z है। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या अगर 4z है तो तीसरी तो हमारी पहली संख्या है 3 गुनी है दूसरी की, तो 3 चौको 12, 12z। थोड़ा सा बस आपको समझने वाला है क्वेश्चन है, और आपको इतना कुछ इसमें पूछा नहीं गया है, बस आपको जो आपने अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है पहली संख्या दूसरी संख्या, आप कैसे उसको फाइंड आउट करते हो वही लॉजिक आपको समझना है। अब हमको क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है सबसे पहले वो समझ लो। सबसे पहले हम लोग तीनों नंबर लिख देते हैं, 12z, फिर उसके बाद 4z, फिर उसके बाद प्लस z।
और तीनों नंबर, तीन संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम लोग बाई 3 करते हैं एंड इक्वल टू 170 करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है ना, उनका एवरेज क्या है, औसत 170 हो। ठीक है, पहले से ही हमको एवरेज दे दिया गया है कि जो उनका एवरेज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, तीनों संख्याओं का 170 रहने वाला है। ठीक है, सो अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप रहता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सो 12z प्लस 4z 16z एंड प्लस एक और z 17z, टोटल यहाँ पे 17z बाई 3 इक्वल टू 170। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो 17z इक्वल टू 170 इंटू 3, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे जब हम लोग RHS में इसको पुश करेंगे तो ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये गुणे में चला जाएगा। तो देखो z की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो 170 में 3 का, तो 17 तियाँ 51। ठीक है, 17 तियाँ 51, 510 एंड डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब देखो वही सेम फार्मूला, वही सेम फॉर्मेट, अब इसको डिवाइड करना है आपको। 17 से 510 को डिवाइड करो, 17 तियाँ 51 एंड 0, ये डिवाइड हो गया, उसके बाद आपको 30 मिल गया आंसर। सो अभी देखो सबसे बड़ी जो संख्या है वो अभी आपको नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि हमने तो ये माना हुआ था ना केवल कि जो हमारा ये नंबर है ये z है, ये उसका 4z है, ये इसका 12z है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 12z है। ठीक है, सो 12z ही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 में z की जो वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 30 में जब हम लोग 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 360। अब जो आंसर आया है वो हमारा सबसे बड़ी संख्या है 360। सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अभी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, आप सभी को समझ में आ गया। कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आया है तो आप अभी पूछ लो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अभी मुझे सभी के कमेंट्स चाहिए, सभी के फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैथ के क्लास में आप सभी के फीडबैक इंपॉर्टेंट है, तभी जो है नेक्स्ट मैथ के क्लासेस अरेंज हो पाते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 को डिवाइड करने पे, घटाने पर उसका शेषफल जो होता है ना वो भी क्या आता है, 80 ही हमको प्राप्त होता है। तो वो जो नंबर है, वो जो संख्या है, वो हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो तभी आप सॉल्व कर पाओगे। मान लिया हमको यहाँ पे दिया गया है किसी संख्या का जो 80% है। ठीक है, किसी संख्या का हम लोगों को 80% निकालना है, और उसमें जब हम लोग 80% निकालने के बाद जब उसमें से 80 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका जो हमको शेषफल मिलता है, शेषफल प्राप्त होता है, वो क्या है, वो भी 80 ही आता है। तो हमको उस नंबर को फाइंड आउट करना है, वो नंबर एक्चुअल में है क्या, जिसका 80% में से जब हम लोग 80 डिवाइड करते हैं तो शेषफल भी 80 ही आता है। वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करने के पहले जो है कुछ चीज़ें जो है वो माननी पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वो संख्या क्या है। मान लो यक्स है, कोई भी ABCD। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यक्स ही बता रहा हूँ तो वो यक्स ही होगा, कुछ भी आप मान लो। मान लेते हैं क्या है वो संख्या, क्या है वो संख्या, हमारा यक्स है, A है, B है। ठीक है, जो भी आप चाहो वो आप रख लो। ठीक है, यक्स आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है इस नंबर को, इस वैल्यू को, इसलिए मैं यक्स ही बता रहा हूँ। तो मान लिया वो संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यक्स का 80% निकालते हैं। ठीक है, सो 80% इसका जब निकालते हैं यक्स का, सो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 80 इंटू यक्स डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा क्या है, ये हमारा 80% है, किसका, इस यक्स का, जो हमने उस नंबर को यक्स माना हुआ है। तो अगर हमने उसका 80% निकाला तो हमको ये मिलता है 0.8 यक्स। ठीक है, यक्स का 80% मान लो हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमको वो नंबर क्या मिलता है, वो नंबर हमको मिलता है 0.8 यक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कंडीशन जो हमको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग जब 80 डिवाइड करते हैं तो शेषफल भी 80 ही हमको प्राप्त होता है।
अब हमको नंबर ज्ञात करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 0.8x माइनस 80 इक्वल टू 80। ठीक है, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी आपको समझने वाला यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि है 0.8x इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये माइनस में 80 है, इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप सभी को पता है जो हमारा सिंबल रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 80 कितना हो जाएगा, 160, 160। अब हमको क्या करना है, यक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हम लोग जानते हैं यक्स अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो यक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 0.8 से मल्टीप्लाई है। सो जब हमारा इसको एक्स को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। 0 मतलब 160 है, उसको हम लोगों को डिवाइड करना होगा 0.8 से। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा या फिर जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमको 200। ठीक है, 200 यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। एंड बेसिकली आज हमारा जो रहने वाला है टॉपिक एंड चैप्टर, वो रहने वाला है आप सभी का मैथ का क्लास। ठीक है, ये क्लास रहने वाला है मैथ का क्लास फॉर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। एंड आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक रहने वाला है समीकरण तथा असमानताएं, या फिर समीकरण और असमानताएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, इससे रिलेटेबल कुछ 5 से 6 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, सो पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लीजिए। यहाँ पे ओवरऑल जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, उससे पहले आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सभी कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी चार्जेस। एंड प्लेलिस्ट में अप टू 60+ क्लासेस अपलोड हैं, सो उसको भी चेक करना ना भूलें। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे समीकरण 2x + 3 = 11। ठीक है, इसका हमको सोल्यूशन करना है, बेसिकली इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया है, 2x + 3 एंड इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x एंड इक्वल टू, एंड यहाँ पे 11 है। सो इधर हमारा जो 3 है वो क्या है, प्लस में है। सब हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, सो 2x इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोगों को x की वैल्यू को फाइंड करना है तो 8/2। ठीक है, 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमको 4 मिल जाएगी। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा बेसिकली इन क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से ड्रॉप कर दो कमेंट। मुझे पता है आप सभी के 100% कमेंट्स हैं वो यस ही आने वाले हैं। बहुत ही इजी इक्वेशन था, बेसिकली 2x + 3 = 11 ये दिया गया था, एंड इसी को हमको सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लिया, एंड उसके बाद जो यक्स के साथ वैल्यू है उनको एक साइड कर लिया, मतलब LHS एंड RHS में कर लिया। फिर उसके बाद सॉल्व किया एंड 4 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल में, हार्ड तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले, यदि y = 3x + 5 एंड y = x - 1, तो हमको x एंड y की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, सो पहला इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, y = 3x + 5। ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन हमको दिया गया है बेसिकली y = x - 1। ये दो इक्वेशंस हमको दिए गए हैं यहाँ पे, एंड इसी को हमको सॉल्व करना है बेसिकली। एंड हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एंड y की वैल्यू क्या है, वो दोनों हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो चलो फाइंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है बेसिकली। सो देखो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे y = x - 1 है एंड y = 3x + 5 है,
इन दोनों वैल्यूज़ मतलब जो हमारे राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, तो हम लोग राइट हैंड साइड की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो कंपेयर कैसे करेंगे, 3x+5 इक्वल टू x-1, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया ये स्टेप। हमने क्या किया है, हमने केवल दोनों साइड की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब दोनों RHS वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने आपस में कंपेयर किया है केवल, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, नंबर वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। सो 3x हमने लिख दिया, यहाँ पे यस जो है वो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे -1 एंड प्लस यहाँ मतलब ये 5 जो है वो प्लस में है, इस साइड जाएगा हमारा RHS साइड में तो वो माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू -6, या फिर हम लोग कह लें x की वैल्यू यहाँ पे हमको मिली है -3, ठीक है। बट अभी भी हमको फाइंड करना है y की वैल्यू को, अभी तो हमको केवल एक वैल्यू मिला है, x की वैल्यू मिली है हमको -3। अब हमको y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम लोग x की वैल्यू को रखेंगे बेसिकली, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू 3x+5, y इक्वल टू 3 इंटू -3, -3 कहाँ से आया, x की वैल्यू हमको क्या मिला है, -3 मिला है, +5। सो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे -9 +5, सो y इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। माइनस यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब -9 है और +5 है, सो ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये टोटल हो जाएगा 4, बट जो साइन रहेगा वो मतलब जो सिंबल रहेगा वो ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि 9 यहाँ पे देखो माइनस में है, ठीक है। सो हमको यही फाइंड करना था बेसिकली, x की वैल्यू को फाइंड करना था, y की वैल्यू को फाइंड करना था। हम चाहें तो ये जो है ना हमारा सेकेंड वाला, ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन, इसमें भी चाहें तो रखेंगे तो भी हमको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली। देखो y इक्वल टू x-1, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -3 -1, y इक्वल टू -4, देखो सेम ही आया है ना, y इक्वल टू यहाँ पर भी -4 आया, यहाँ पर भी -4 आया, x की वैल्यू को तो हम लोग याद ही कर लिया था। सो ये भी क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3x+7 एंड ये बेसिकली इज यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू ग्रेट लेस देन 19, ठीक है। सो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमको असमानता को सॉल्व करना है और दर्शाना है हमको। सो इसको हम लोग बहुत ही इजीली वे में सॉल्व करेंगे बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक काम। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है 3x+7 इज लेस देन और इक्वल टू 19, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा बेसिकली। सबसे पहला जो स्टेप आप सभी को फॉलो करना है वो ये करना है कि इसमें आप सभी को LHS एंड RHS बोथ दोनों में 7 को घटाना है, ठीक है। 7 को घटाना है बोथ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में, ठीक है। सो 7 माइनस करना है दोनों साइड में। सो ये है हमारा क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा RHS राइट हैंड साइड। चलिए सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं अपना। 3x+7 -7 लेस देन और इक्वल टू 19 -7, ठीक है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 770 मतलब कुछ लिखने का मतलब नहीं है, केवल 3x लिखना है, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12 हो गया। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एक और स्टेप में इसको समझना है, स्टेप 2। इसमें हम लोगों को क्या करना है, दोनों साइड 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देने पर।
सो चलिए सेकेंड स्टेप को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप 2। ठीक है, सो यहाँ पे है 3x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। दोनों साइड हम लोगों को बेसिकली करना रहेगा ना। तो जो भी काम करना है यहाँ पे देखो, स्टेप 2 और स्टेप 1 दोनों साइड करना है बेसिकली। ठीक है, सो इसको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा केवल x इज लेस देन इक्वल टू, एंड 3 को यहाँ पे हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 4 आ जाएगा। ठीक है, सो इस समीकरण की जो असमानता है उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एक और इक्वेशन है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी की बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो जो हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो जो हम लोग 5x है, 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x को हम लोग लिख सकते हैं -3x प्लस 2x या फिर -2x प्लस 3x, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से सेम ही होगा। दोनों का मतलब यही होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली। -5x है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग -3x -2x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब वही होगा सेम। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आपस में जुड़ जाएंगे। सो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। या फिर आप समझ लो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कॉमन हमको लेना है, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कि हम लोग इसको कॉमन ले पाएँ। ठीक है, जैसे देखो 3 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 3 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हमें इन सब चीज़ों का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। सो -2x -3x प्लस 6 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x -2, एंड यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा दोनों यहाँ पे इक्वल है तो x -2 हमने कॉमन यहाँ पे कॉमन ले लिया, एंड x -3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो इसका जब हम लोग मूल निकालेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा बेसिकली 2, एंड दूसरे वाले का हम लोग जब मूल निकालेंगे तो देखो x -3 इक्वल टू 0। अब ये हमारा x -3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, आप सभी को पता है। सो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी माइनस, यहाँ पे 2 निकलेगा और 3 निकलेगा। सो इस समीकरण का जो मूल है वो क्या है, x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू 3 है। दो इसके मूल हैं बेसिकली इस समीकरण के, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। केवल इस समीकरण में हमको ये देखना था कि हम लोग इसमें किस प्रकार से कॉमन लेंगे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा है, असमानता x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7 का हमको सोल्यूशन ज्ञात करना है बेसिकली। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो वो हम लिख लेते हैं, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, सो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे चलो यही वाला साइन रहने देते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 7, एंड ये जो +3 है जब हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया था रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड जो हमारा चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, वो है समीकरण और असमानताएं। ठीक है, सो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्लेलिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपको सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी।
महा मैराथन क्लास नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। सो ज़रूर से आप सभी छात्र उसको वॉच करिएगा। वहाँ पे आपको और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस देखने को मिलेंगे फॉर आप सभी के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ऑलरेडी ओपन है। वहाँ पे जाइए, फीडबैक दीजिए रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का। सो हेलो, वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस के एक न्यू एंड लेटेस्ट क्लास में आप सभी का वेलकम है। एंड सबसे पहले तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी भी चेक नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। ठीक है, सो आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो आप सभी का मैथ से रहने वाला है क्लास। मतलब आप सभी का मैथ का जो सेक्शन रहता है उससे रिलेटेबल क्लास रहने वाला है। एंड इसमें आप सभी का जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मीन एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है एंड टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के 10 ओवरऑल जो क्वेश्चन हैं वो आप सभी को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ इस क्लास में बेसिकली। एंड इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के एग्जामिनेशन में पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमको दिया गया है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 है, 500 रुपये है। एंड उसे 600 रुपये में अगर सेल किया गया, बेचा गया, तो आपको उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है बेसिकली। ठीक है, लाभ का जो परसेंटेज है वो आप सभी को फाइंड करना है और वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है बेसिकली। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले तो हमको लाभ निकालना पड़ेगा। कि सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाभ परसेंट निकालेंगे। तो लाभ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य है, थोड़ा बहुत आपको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं साथ में आपको बताता जाऊँगा जहाँ पे उसकी नीड रहेगी। विक्रय मूल्य क्या है, 600 रुपये में उसने बेचा है और 500 रुपये में उसने खरीदा था। तो 600 में से 500 रुपये को हमने जब माइनस किया तब हमको यहाँ पे जो लाभ मिलता है वो मिलता है 100 रुपये का। उसने कितने रुपए का लाभ कमाया, 100 रुपये का उसने लाभ कमाया। ठीक है, मतलब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बट हमको क्या फाइंड करना है, हमको बेसिकली फाइंड करना है लाभ परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत में, लाभ को प्रतिशत में हमको फाइंड करना है बेसिकली। बहुत ही सिंपल सा है। लाभ प्रतिशत हमको अगर निकालना है किसी भी मीन जो भी हमको क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो लाभ परसेंटेज का जो सूत्र होता है वो बेसिकली क्या होता है, लाभ, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, मतलब उसका क्या प्राइस था जिसमें उसको खरीदा गया था, इनटू 100। ठीक है, 100 बेसिकली। सो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लाभ उसको डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से। सो लाभ क्या है यहाँ पे, 100 रुपये का लाभ है, डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य है 500 रुपीज़, मतलब जितने में उसको खरीदा है 500 रुपये में खरीदा है, एंड इनटू 100। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बेसिकली, सो हमको यहाँ पे मिलने वाला है 20% का लाभ। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इस पे हमको मिलने वाला है 20% का लाभ। आंसर में हमको क्या मिलेगा, लाभ प्रतिशत कितना है, 20% का इसको लाभ प्रतिशत हुआ है जब उसने प्रोडक्ट को सेल किया है 600 रुपये में एंड बाई किया था 500 रुपये में। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक दुकानदार ने 800 में खरीदी गई वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। हमको फाइंड करना है उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब हमको उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है बेसिकली। बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको दिया गया 800 रुपये में उसने खरीदा था और उसको 15% के लाभ पर उसने प्रॉफिट पे बेचा है। हमको जो विक्रय मूल्य है उसका वही ज्ञात करना है, वही फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको जो फॉर्मूला दिया गया है उसका हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले। सो इससे पहले हमने लाभ परसेंट का जो निकाला था सूत्र में, देखो वही सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली। सो लाभ इक्वल टू 15/100 इंटू 800। ये सूत्र क्या है बेसिकली, ये सूत्र है हमारा लाभ प्रतिशत अपॉन 100 इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बेसिकली,
इसको मैं फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ बेसिकली। सो इसका हम लोगों को जब निकालना रहेगा, फाइंड करना रहेगा विक्रय मूल्य, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को इसका जो लाभ प्रतिशत है उसको डिवाइड करना है 100 से एंड मल्टीप्लाई करना है क्रय मूल्य को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 120, ये हमको मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 मिलेगा बेसिकली। एंड अभी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो हमको नहीं मिला है। विक्रय मूल्य को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये हमने क्या निकाला, ये हमने लाभ निकाला है। सो क्रय मूल्य और लाभ आपस में जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य था 800 रुपये, 800 प्लस लाभ कितना हुआ, लाभ हमको हुआ है 120 रुपीज़ का। सो ओवरऑल जो इसका विक्रय मूल्य आया प्राइस का, इस प्रोडक्ट का, वो आया हमारा 920 रुपये। ये हमारा क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है बेसिकली, ठीक है, विक्रय मूल्य है हमारा 920 रुपये। सो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। एंड 800 रुपये में उसने खरीदा था, मतलब हमको क्रय मूल्य दिया था, एंड उसके बाद हमको उसने लाभ प्रतिशत दिया था। सो सबसे पहले हम लोग लाभ निकालेंगे, कितना रुपए का लाभ हुआ हमको, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत को डिवाइड करेंगे 100 से इंटू क्रय मूल्य से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको हमने सॉल्व किया, 120 आया हमको, यहाँ पे मिला 120 को हम लोगों को जो उसका खरीदा हुआ प्राइस था, मतलब क्रय मूल्य में हमने जो हमको लाभ हुआ है वो प्राइस ऐड किया, तो हमको उसका विक्रय मूल्य यहाँ पे 920 रुपये फाइंड हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 1200 के वस्त्र पर 10% का लाभ जो है यहाँ पे दिया गया, हानि होता है, हानि में बेचे गए वस्त्र का हमको विक्रय मूल्य बेसिकली फाइंड करना है। एज रिलेटेबल टू प्रीवियस क्वेश्चन, सेम आपका जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है वही सेम यहाँ पर भी होगा बेसिकली, ठीक है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होगा, थोड़ा बहुत मैं आपको स्टेप यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बट सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हानि का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली, हानि इक्वल टू हानि प्रतिशत 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, अपॉन 100 इंटू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा दिया हुआ है प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे जो दिया हुआ है हमको, क्रय मूल्य हमको जो दिया है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे, एंड इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 120 यहाँ पर। और विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में फाइंड किया है विक्रय मूल्य, वो वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। विक्रय मूल्य फाइंड करने का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है वो ये है, क्रय मूल्य माइनस यहाँ पे हमारा हानि को करेंगे बेसिकली। प्रीवियस में हमको लाभ निकालना तो इसीलिए हमने लाभ को माइनस किया था, बट यहाँ पे हमको हानि निकालना है, मतलब उसका हानि के द्वारा विक्रय मूल्य निकालना है, उसको हानि हुई है तब हमको विक्रय मूल्य चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेम वही हमको कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ करना है, क्रय मूल्य मतलब इसमें जो उसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो है 1200, हानि हुआ है उसको 10% का, 1200 का 10% 120 रुपये, एंड इसको हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य 1080 रुपये। सो जो दुकानदार था उसने जो क्लॉथ था उसको 1080 रुपये में सेल किया, और इससे उसको 10% की हानि हुई, ठीक है। विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना था, ये हमने इजीली कर लिया, ठीक है। अगर कहीं पे आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1500 के क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% की हानि पर उसे बेचा गया है, विक्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। सेम एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, सेम इसका भी जो होगा आपका सोल्यूशन वो थर्ड नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पे उसको 10% की हानि थी प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे 20% का हानि हो रहा है। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य फाइंड करना था, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य है वो 1500 है, यहाँ पे 1200 है, ठीक है। तो इसको आप सभी सॉल्व करना आफ्टर, और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के बाद, उनका सॉल्यूशन देखने के बाद, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप सभी को इसका आंसर क्या मिला है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा इस प्रोडक्ट का जिसका सेलिंग प्राइस 1500 है एंड उसको 20% का यहाँ वहाँ पे हानि हुआ है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सेम यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है, उस पर 20% का लाभ हुआ है, तो उस पर आपको
क्रय मूल्य बेसिकली फाइंड करना है हमें, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन में हमको एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन के रिलेटेबल ही हम लोग फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे जो है ना बेसिकली विक्रय मूल्य मतलब जो हमारा इसका सेलिंग प्राइस है वो पहले से ही दे दिया गया है 960 रुपये। 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है ये भी बता दिया गया है। अब जो खरीदा हुआ मूल्य है मतलब जो बाइंग प्राइस है, क्रय मूल्य जिसमें उसने खरीदा था जिस प्राइस पे, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ बेसिकली। मान लिया जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य को हम लोगों ने मान लिया कि वो यक्स है, कुछ भी हो सकता है, यक्स है, ठीक है, यक्स वाई जो भी। सो उसके बाद हमको लाभ कितने का हुआ है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लाभ हुआ है हमको 20% का, ठीक है। सेल करने पे 20% का लाभ हुआ है हमको 960 रुपये में। जब उसने सेल किया इस प्रोडक्ट को तो 20% का उसको लाभ हुआ है। अब हमको उसका जो बाइंग प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो ज्ञात करना है। सो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलेंगे। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। सो इसी फॉर्मूले में हम लोग इसको रखते हैं बेसिकली। क्रय मूल्य है यहाँ पे यक्स प्लस लाभ क्या है, लाभ है 20%, सो 20/100, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको रखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे यक्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य है वो हमको नहीं मिला है, तो लाभ में उसका क्रय मूल्य भी तो रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बेसिकली तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे 960 इक्वल टू यक्स इंटू 1.2x, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखो यहाँ पे हुआ क्या था, हमने विक्रय मूल्य पहले से हमको दिया गया है क्वेश्चन में, वो हमने ध्यान नहीं दिया था। 960 रुपये हमको दिया हुआ था विक्रय मूल्य, वो हमको दिया हुआ था, वो हमने ध्यान नहीं दिया था, वो हमने नहीं लिखा था। सो विक्रय मूल्य हमने लिख लिया। यहाँ पे क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, यक्स है, लाभ प्रतिशत हमको यहाँ पे दे दिया गया है। सेम वही हमको यूज़ करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यक्स प्लस, यहाँ पे यक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 20x हो गया अपॉन 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100x यहाँ पे हो जाएगा एंड 100x प्लस 20x अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, बेसिकली 120x अपॉन 100 हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 1.20x, ठीक है। यहाँ पे देखो यक्स यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो जनरली आएगा क्वेश्चन वो बनेगा आप सभी का नेक्स्ट स्टेप, वो बनेगा यक्स इंटू ये जो 00 है, इससे ये 1 पॉइंट वो 2 पॉइंट पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.20 एंड ये हो जाएगा 960 जो कि हमको पहले से दिया हुआ है। अब हमको यही जो यक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर ये देखो यक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो चलो यक्स को हम लोग RHS में ले लेते हैं, अपना LHS में, एंड इसको RHS में भेज देते हैं। सो 960 अपॉन 1.20, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा 800 आंसर। क्या मिलेगा? 800 मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, 20% लाभ हुआ है, ये भी हमको बताया कि प्रॉफिट हमको हुआ है 20% लाभ उस प्रोडक्ट को बेचने पे। उस प्रोडक्ट का जो बाइंग प्राइस है वो हमको उसने पूछा है कि क्या होगा। तो देखो क्रय मूल्य हमने मान लिया कि उस प्रोडक्ट का बाइंग प्राइस मान लो यक्स होगा, लाभ परसेंट यहाँ पे 20% उसको लाभ हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो लाभ में उसका क्रय मूल्य भी तो जुड़ा रहेगा बेसिकली, तो उसके लिए हम लोग लाभ में क्रय मूल्य का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य यहाँ पे 960 दिया हुआ था, क्रय मूल्य यक्स दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत हम लोग यहाँ पे देखो 20/100 इंटू यक्स, एंड इसको हमने सॉल्व किया। तो इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है यक्स इंटू 1.20 और इस साइड हमको 960 दिया हुआ है। यक्स का जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे दोनों को एंड हमको मिलेगा 800 इसका सेलिंग प्राइस, मतलब इसका बाइंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको कितना मिला, क्रय मूल्य हमको मिल गया इसका 800 रुपये। और यही सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न 6 नंबर दिया गया है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करना है आपको। यही सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्रय मूल्य आप मान लो उसका यक्स है, लाभ प्रतिशत यहाँ पे
25% आपको दे दिया गया है, प्रीवियस वाले में 20% दिया गया था। एंड प्रीवियस में आपका जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 960 रुपये दिया था, इसमें दिया हुआ है 600 रुपये। तो यहाँ पे जहाँ पे 960 रुपये मैंने लिखा है वहाँ पे आप 600 कर दो एंड यहाँ पे 25 कर दो एंड सॉल्व कर दो। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, उसी के जैसे ही सॉल्व होगा ये। और कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप इसका आंसर बताना, अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 850 रुपये में बेचकर दुकानदार को 50 जो भी 15% की हानि होती है, क्रय मूल्य हमको फाइंड करना है। 15% का उसको अब लॉस जो है हानि हो रहा है, बेसिकली लॉस हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था दोनों क्वेश्चन में। अभी उसको क्या हो रहा है, अभी उसको हानि हो रही है। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका बाइंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 850 रुपये, हमको यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज 15% का लॉस हुआ, हमको केवल क्रय मूल्य फाइंड करना है। सो हानि का जो परसेंटेज है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हानि का परसेंटेज कितना है, हानि का परसेंटेज है 15% की उसकी उसको हानि हुई है बेसिकली। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं। जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, सो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 850 रुपये। ठीक है, एंड उसके बाद हमको फाइंड करना है क्रय मूल्य, मतलब जो उसका बाइंग प्राइस है वही हमको फाइंड करना है। बेचने वाला प्राइस मिल गया है, हानि हुआ है 15% का वो भी मिल गया है बेचने पे, मतलब जब उस प्रोडक्ट को 850 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको 15% का हानि हो रहा है। अब हमको उस प्रोडक्ट का जो खरीदने वाला प्राइस है, मतलब जिस प्राइस में दुकानदार ने खरीदा था वो उस वाले प्राइस को बेसिकली हमें ज्ञात करना है, वही प्राइस हमको पता करना है। ठीक है, सो क्रय मूल्य इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य अपॉन 1 माइनस हानि, प्रतिशत ना लिख के मैं परसेंटेज का सिंबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, सो क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए विक्रय मूल्य 850 रुपये है अपॉन 1 माइनस हानि परसेंटेज है 15%। ठीक है, सो हानि परसेंटेज है 15, यहाँ पे 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/100, 15 परसेंटेज में है ना तो उसको हम लोग नॉर्मल करेंगे ऐसे। एंड इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूँ आपको, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे इसको। यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, मतलब ये आएगा हमारा 85/100 एंड ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.85। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 850/0.85। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा यहाँ पे 1000। कितना मिलेगा, 1000। मतलब उस प्रोडक्ट का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, वो 1000 रुपये है। उस प्रोडक्ट का जो, मतलब दुकानदार ने बेसिकली उस प्रोडक्ट को 1000 रुपये में ख़रीदा था, बट उसने 15% का हानि सहा है और उस प्रोडक्ट को उसने 850 रुपये में बेच दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और सेम कंपेयर टू दिस क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बेसिकली फाइंड करना है। यदि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 2000 रुपये है, उसको 20% की हानि पे सेल किया गया है। ठीक है, उसमें आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना है। यहाँ पे हमको क्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य फाइंड करना था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था। बट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हमको दूसरा प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको डाउट हो, क्वेरी हो, कोई बात नहीं है, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 20% की हानि हुई है। सो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। हानि परसेंटेज कितना है, हानि परसेंटेज ओवरऑल 20% का हानि हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है वस्तु का, बेसिकली वस्तु को 2000 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। सो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2000। ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 2000। अब हमको निकालना है बेसिकली जो सेलिंग प्राइस है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हमको फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस 2000, 20% की हानि भी हुई है, विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना है बेसिकली। तो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, ठीक है, इनटू 1 माइनस
हानि प्रतिशत अपॉन 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग रखेंगे तो विक्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 2000, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 20% की हानि हुई है तो 20/100, एंड नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बेसिकली 2000 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 100 माइनस 20/100, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप को मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, बेसिकली ब्रैकेट वाला सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, ये वाला सॉल्व नहीं करूँगा। ये हो जाएगा हमारा 80/100, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.80 जब सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे। सो 2000 को हमको क्या करना है, बेसिकली 0.80 से मल्टीप्लाई करना है। उसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1600, मतलब 1600, और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन है, 400 के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उसका हानि पर बेचा गया था, यहाँ पर लाभ पे बेचा गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बस उसी का सेम फॉर्मेट को यूज़ करना है बेसिकली। सो देखो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है, जो हमको लाभ परसेंट दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। लाभ परसेंटेज है यहाँ पे 25%, एंड उसके बाद हमको क्रय मूल्य दिया गया है, उसको भी लिख ले रहे हैं। क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ पे बेसिकली 400 रुपये, खरीदने वाला प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस। हमको फाइंड करना है बेसिकली विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, ये हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। 25% लाभ पर उसको सेल किया गया है, तो हम लोग विक्रय मूल्य बेसिकली कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य को फाइंड करने के लिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, उसको हम लोग लाभ प्रतिशत को पूरा जैसे प्रीवियस स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। सो वही सिंपल सा स्टेप है जो हमको फॉलो करना है बेसिकली, एज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो हमको यहाँ पे विक्रय मूल्य फाइंड करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये है, इनटू वही फॉर्मूला है 1 प्लस हमारा जो लाभ प्रतिशत है उसको हमने लिखा है, लाभ प्रतिशत है 25 का, उसका परसेंटेज यहाँ पे 100 लिखा है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 1.25, 125 में 100 का आप डिवाइड करोगे, 125 को 100 से डिवाइड करोगे तो आता है 1.25, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 400 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तब हमको यहाँ पे मिलेगा 500, जो विक्रय मूल्य है वो हमको मिल रहा है 500, ठीक है। सो आंसर कितना होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 500, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 9th नंबर क्वेश्चंस। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10th नंबर क्वेश्चन, 1500 में खरीदी गई वस्तु को 1200 रुपये में बेचा गया है, हानि प्रतिशत आपको काउंट करना है, वही आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने देखा था ना, उसी के जैसे इसको सॉल्व करना है बेसिकली। सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है एंड उसके बाद इसको कमेंट बॉक्स में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हानि प्रतिशत हमको निकालना है, सबसे पहले हम हानि को कैलकुलेट करेंगे कितना हानि हुआ है हमें, ठीक है। तो देखो 1500 में खरीदा गया था, 1200 रुपये में उसको बेचा गया है। क्रय मूल्य कितना है उसका, क्रय मूल्य है 1500 रुपये, बेचा गया है 1200 रुपये में, मतलब अगर हम रुपए की बात करें तो यहाँ पे टोटल 300 रुपये की उसे हानि हुई है। अब इसी 300 को हमको क्या करना है, इसको हमको हानि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। सो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा बेसिकली, हानि परसेंटेज का, हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हानि अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, हानि अपॉन क्रय मूल्य। सो हानि कितना हुआ है, 300 रुपये का हानि हुआ है बेसिकली, एंड उसके बाद क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है उसका 1500 प्रोडक्ट का, एंड उसके बाद इंटू 100 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 100 कर दो, इसको आप सॉल्व कर दो तो यहाँ पे अराउंड